लेक्चर के पार्ट नंबर 1 में हमने डिस्कस की थी 3 चीज़ें। नंबर 1 विस्कोसिटी, नंबर 2 ड्रैग फोर्स और तीसरी चीज़ हमने स्टडी की थी स्टोक्स लॉ। और इसकी मदद से हमने ड्रैग फोर्स को मुहैया किया था। द ड्रैग फोर्स अप्लाइड ऑन अ spherical body that is passing through a fluid with a speed v. डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे और समझेंगे टर्मिनल वेलोसिटी को और फिर इस टर्मिनल वेलोसिटी के लिए एक एक्सप्रेशन को ड्राइव करेंगे। सबसे पहले समझते हैं टर्मिनल वेलोसिटी क्या है। टर्मिनल वेलोसिटी को समझने के लिए हमें ये कंसीडर करना होगा। फर्ज करें एक स्फेरिकल ड्रॉपलेट है जिसका रेडियस r है और वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, एयर में मौजूद है और वो अब डाउनवर्ड मूव कर रहा है ड्यू टू इट्स इसका मास फर्ज करें m है, तो ड्यू टू ग्रेविटी ये मूव कर रहा है विच इज़ इक्वल टू इट्स वेट विच इज़ mg। एट द सेम टाइम जो ड्रैग फोर्स है इसको ऊपर की तरफ अप्लाई हो रही है और इसकी मोशन को अपोज कर रही है। आफ्टर सम टाइम जैसे ही नीचे की तरफ ये नीचे आता जाएगा, जो ड्रैग फोर्स है वो इक्वल हो जाएगी वेट ऑफ द ड्रॉपलेट, और ये जो स्फेरिकल ड्रॉपलेट है इट विल बी अपीयर एज सस्पेंडेड इन द एयर और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। किससे मूव करेगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा और इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम नाम देते हैं ड्रैग फोर्स का। सॉरी, ड्रैग फोर्स कह रहा हूँ, टर्मिनल वेलोसिटी का। तो अगर मैं टर्मिनल वेलोसिटी को डिफाइन करने जाऊँ या डिफाइन करूँ तो वो कुछ ऐसा होगा। द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द मैक्सिमम constant velocity of an object falling vertically downward when the weight of the object become equal to the drag force। जैसे मैं कह चुका हूँ, तो जब ड्रैग फोर्स इक्वल हो जाता है वेट के, तो जो पार्टिकल है या जो ड्रॉपलेट है जिसका रेडियस r है, मास m है, ये मूव करने लग जाता है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी विच इज़ कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। और इस टर्मिनल वेलोसिटी की वजह से ये हमें ड्रॉपलेट ऐसा अपीयर होगा कि दैट इट इज़ सस्पेंडेड इन द एयर। तो अब हम टर्मिनल वेलोसिटी को समझ चुके हैं कि जब ड्रैग फोर्स वेट के इक्वल हो जाए तो जो बॉडी है या जो ड्रॉपलेट है, स्फेरिकल ड्रॉपलेट, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम क्या नाम देते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी का नाम देते हैं, क्योंकि हमें ऐसा अपीयर होता है कि ये जो ड्रॉपलेट है ये सस्पेंड हो चुका है। अब डियर स्टूडेंट, हम डिराइव करेंगे। तो कंसीडर अ ड्रॉपलेट। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके बनाता हूँ इस ड्रॉपलेट को, बल्कि इसको थोड़ा सा मार्कर से ड्रा करते हैं। एक ड्रॉपलेट मास m
radius r, moving under the action of gravity downward, and the gravitational force is equal to the weight of the droplet, which is equal to mg in the air. At the same time इसको जो एयर है, बिकॉज एयर इज अ फ्लूइड, तो वो इसके ऊपर ड्रैग फोर्स अप्लाई करेगा और वो इस ड्रॉपलेट की मोशन के ऑपोजिट होगा। अगर वेट डाउनवर्ड है तो जो ड्रैग फोर्स है वो अपवर्ड होगा कि इसकी मोशन को अपोज कर सके। इनिशियली जैसे जैसे ड्रॉपलेट नीचे आ रहा है तो हम ये जानते हैं कि ड्रॉपलेट नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या है, weight which is equal to mg is greater than the drag force। कि weight, अगर ये ड्रॉपलेट नीचे आता जा रहा है इसका मतलब है कि weight ज़्यादा है और ड्रॉपलेट कम है। तो मगर आफ्टर सम टाइम जैसे ही नीचे मूव करता जाएगा इसके ऊपर लगने वाला ड्रैग फोर्स बढ़ता जाएगा, और जैसे ड्रैग फोर्स जैसे जैसे ये इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी तो ड्रैग फोर्स बढ़ता जाएगा, और एक वक्त आएगा कि जो ड्रैग फोर्स है इट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ ड्रॉपलेट। और यही अभी हमने टर्मिनल वेलोसिटी में स्टडी किया कि जब ड्रैग फोर्स वेट ऑफ ड्रॉपलेट के इक्वल हो जाता है तो हम जानते हैं जो ड्रॉपलेट है वो मूव करने लग जाता है विद द टर्मिनल वेलोसिटी। सो डियर स्टूडेंट्स, बाय स्टोक्स लॉ अगर हम देखें, बाय स्टोक्स लॉ जो ड्रैग फोर्स था वो इक्वल था, ड्रैग फोर्स इक्वल थी 6 पाई ईटा। ईटा इज द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड थ्रू विच द बॉडी पासिस, और यहाँ पे जो फ्लूइड है वो एयर है तो दिस इज द विस्कोसिटी ऑफ एयर, रेडियस ऑफ स्फीयर एंड द टर्मिनल वेलोसिटी। तो अगर इस इक्वेशन में हम इसको पुट करते हैं तो ये ड्रैग फोर्स इक्वल हो गया 6 पाई ईटा आर वी टर्मिनल विच इज इक्वल टू वेट ऑफ द ड्रॉपलेट विच इज mg। अब डियर स्टूडेंट्स, मैंने निकाली है टर्मिनल वेलोसिटी, तो ये इस तरफ ही रहेगी इक्वेशन की, बाकी तमाम जो फैक्टर्स हैं वो राइट साइड पे इक्वेशन के चले जाएंगे विच इज इक्वल टू mg एज इट इज़। अभी तमाम फैक्टर्स इसके टर्मिनल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वहाँ जाके डिवाइड होंगे 6 पाई ईटा आर, और टर्मिनल वेलोसिटी यहीं पे रह जाएगी। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो जो फैक्टर्स आए हैं, नंबर 1 वो क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू, 6 एंड पाई आल्सो कांस्टेंट, ईटा इज द विस्कोसिटी ऑफ एयर विच इज आल्सो कांस्टेंट। तो जो वेलोसिटी है वो डिपेंड कर रही है या तो मास पे या रेडियस ऑफ द स्फीयर पे। हम जब भी कोई भी डेरिवेशन करते हैं तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम उस इक्वेशन में उस जो मौजूद फैक्टर्स हैं, जो पैरामीटर्स हैं, उनको उन पैरामीटर्स में कन्वर्ट करें जो नाउनेबल हों या इजी टू नाउन हो। अब यहाँ पे मास को अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ उन फैक्टर्स में जो मैं आसानी से मेजर कर सकता हूँ तो मेरा काम आसान हो जाएगा और मैं इजीली इसको ड्राइव कर सकूँगा। जैसे मिसाल के तौर पे बाय डेंसिटी, अगर हम याद हो फार्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, एंड मास ऑफ ड्रॉपलेट क्या हो जाएगा, अगर फर्स्ट करें डेंसिटी उस ड्रॉपलेट की है, ये वॉल्यूम उस ड्रॉपलेट का है, तो मास इक्वल हो जाएगा डेंसिटी ऑफ ड्रॉपलेट इनटू वॉल्यूम। और हम ये बात जानते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वो इक्वल होता है 4/3 पाई आर क्यू। अब अगर मैं इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करता हूँ तो टर्मिनल वेलोसिटी मेरे पास आ जाती है। मास क्या पहले इसको मास में पुट करते हैं तो मास इक्वल आ जाएगा डेंसिटी 4/3 पाई आर क्यूब। और बेटे हमारे पास डियर स्टूडेंट्स ये मास आ गया है। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं तो मास आ जाएगा डेंसिटी 4/3 पाई आर क्यूब
इंटू जी, ये वाला, ओवर 6 पाई ईटा आर। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो ये जो 4/3 है, इट्स अ फ्रैक्शन इन द न्यूमरेटर ऑफ दिस फ्रैक्शन। तो ये डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा और हमारे पास इक्वेशन बनेगी डेंसिटी 4 हम बाहर ले लेते हैं, ये 3 नीचे आ जाएगा एज एन डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई बाय 6 पाई ईटा आर, और ऊपर क्या बचा हमारे पास, पाई आर क्यूब जी। अगर मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाता हूँ तो मेरे पास जो टर्मिनल वेलोसिटी आई वो आगे, टर्मिनल इज इक्वल टू 4 डेंसिटी पाई आर क्यूब जी, और 6 3s आर 18 पाई ईटा आर। अब इस पाई से पाई कैंसिल आउट हो रहा है, मैं इसको कैंसिल करता हूँ, और अगर आप देखें तो इस आर से ये क्यूब खत्म होगा और क्या आ जाएगा, स्केयर। और अगर मैं इसको कट करूं तो 2 2s आर 4, 2 9s आर 18। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई टर्मिनल वेलोसिटी की, विच इज इक्वल टू 2 डेंसिटी आर स्केयर जी ओवर 9 ईटा। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो जो टर्मिनल वेलोसिटी है ये इक्वल है टू डेंसिटी ऑफ द ड्रॉपलेट आर, रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट जी एंड 9 ईटा। अब यहाँ पे जो 2 है इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू, डेंसिटी ऑफ द ड्रॉपलेट आल्सो कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9 एंड ईटा आर ऑल कांस्टेंट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू डेंसिटी g over 9 eta into r square, and v is equal to constant r square, और v is directly proportional to r square। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमने एक रिलेशन निकाल लिया कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर के। सो वी कैन से दैट द टर्मिनल वेलोसिटी is directly proportional to the square of radius of sphere। तो जितना ज़्यादा रेडियस होगा स्फीयर का, टर्मिनल वेलोसिटी उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। यहाँ पे इसी के साथ हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हुआ। इसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिक चीज़ों को स्टडी किया जो हमारे काम आई अब और आगे मज़ीद आएंगी, जिसमें विस्कोसिटी थी, ड्रैग फोर्स था और स्टोक्स लॉ था। और फिर नेक्स्ट लेक्चर जो नेक्स्ट सेकंड पार्ट है उसके अंदर हमने टर्मिनल वेलोसिटी को स्टडी किया। टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, फिर ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, ये कब बॉडी कब टर्मिनल वेलोसिटी मूव करता है, जब ड्रैग फोर्स इक्वल होती है वेट ऑफ द ड्रॉपलेट के या वेट ऑफ अ बॉडी के। और इसके अगर आप एग्जांपल देखें तो ये जो पैराट्रूपर्स होते हैं ये भी जब स्काई डाइव करते हैं तो उस टाइम इनका वेट डाउनवर्ड होता है और एट द सेम टाइम जो एयर ड्रैग होता है वो अपवर्ड होता है एफ ड्रैग के। और जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, फोर्स और ड्रैग फोर्स और वेट, तो ये जो पैराट्रूपर्स हैं जो स्काई डाइविंग कर रहे हैं ये टर्मिनल वेलोसिटी से मूव करना शुरू करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि ये हवा में सस्पेंडेड है। और फिर नेक्स्ट हमने निकाली एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी।
इसमें हमने देखा कि जैसे ही ड्रैग फोर्स इक्वल वेट ऑफ ड्रॉपलेट के, तो बाय स्टोक्स लॉ जो ड्रैग फोर्स थी वो थी 6 पाई ईटा r v t, और विच इज़ इक्वल टू एम जी। और वी टर्मिनल हमारे पास एक वैल्यू आ गई। जब हमने इसको अरेंज किया, इसके अंदर हमने मास की वैल्यू डेंसिटी की मदद से निकाली, विच इज़ इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। और वॉल्यूम ऑफ सफ़ियर होता है 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ पे मास में वैल्यू, वॉल्यूम की जगह वैल्यू पुट की तो मास आ गया, उसको हमने इस इक्वेशन में पुट किया मास की जगह पे। और जब इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गई, वी टी इज इक्वल टू डेंसिटी ग्रेविटेशन एक्सलेरेशन ओवर 9 ईटा। ईटा इज़ अ विस्कोसिटी ऑफ द एयर, और आर स्केयर विच इज़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। और ये तमाम वैल्यूज़ जो कांस्टेंट हैं, तो जब हमें इक्वालिटी और कांस्टेंट मिलते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी आ जाता है, तो वी टर्मिनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल। और यही हमने यहाँ पे लिखा है। और इसके साथ हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर ऑफ फ्लूइड डायनेमिक्स कंप्लीट हुआ। कोई इसके रेलेवेंट क्वेश्चन हो तो आप बेफिक्र होके पूछ सकते हैं। जब तक समझ ना आए मैं आपके लिए हाजिर हूँ, और मैं आपको समझा कर ही आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा भी, और आपको गाइड भी करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।